नमस्ते नमस्ते सभी को। पिछले सेशन में हमने वो जो बुक कीपिंग अकाउंट कीपिंग्स की बात करी थी। फिर हमने कुछ अलग अलग जो अध्यक्ष हैं, जैसे सुवर्ण के काम करवाने वाले, कोषाध्यक्ष, जो खानों में माइनिंग का जो काम कराते हैं वो उसके डायरेक्टर्स, उसके इंचार्ज, उन सबके हमने अलग अलग कार्य देखे थे। और वो कैसे किस तरीके से कर कलेक्ट करना है, कैसे नहीं करना है, क्या रेगुलेशंस है, क्या नहीं है, वगैरह वगैरह, वो सब हमने देखना शुरू किया था अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए। जैसे अभी भी हम देखें तो अलग अलग मिनिस्ट्रीज होते हैं, अलग अलग फंक्शंस होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। वैसे उस समय भी सारा ये तंत्र संभालने के लिए अलग अलग डिविजन्स होते थे और सबके इंचार्जेस होते थे, उनकी टीम्स होती थी और वो सबका अपना अपना काम होता था। एग्जैक्टली लाइक वी हैव नाउ, कोई फर्क, एग्जैक्टली वैसे का वैसे। तो आज हम शुरू करेंगे 16वें अध्याय से, 16th चैप्टर ऑफ द सेकंड अधिकरण, पेज नंबर 166। तो आज भी हम एक चैप्टर, मेरे ख्याल से ये वाला थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे और बाकी 3-4 चैप्टर्स जो है वी जस्ट टच इट, बिकॉज बहुत सारा डिटेल है, वो सारे में हम जाने की कदाचित इस लेवल के लिए हमें आवश्यकता नहीं है। ओके, तो हम शुरू करेंगे पेज नंबर 166 से। 16वां अध्याय, पण्याध्यक्ष। अच्छा, पण्य मतलब जो चीजें खरीदी बेची जाती है। जैसे दुकान है ना, तो संस्कृत में दुकानों को आपण ऐसे कहते हैं। आपणिक मतलब शॉपकीपर, आपण मतलब दुकान, आपणिक मतलब शॉपकीपर, तो ऐसे उसका यही है। उसी तरीके से पण्य, जो पण शब्द आता है, पणस्व, जैसे जब द्रौपदी को स्टेक पे रखा गया तो पणस्व, स्टेक हर, बेसिकली जब वो द्यूत क्रीड़ा भी होती है, व्हेन यू स्टेक समथिंग, व्हेन यू पुट समथिंग ऑन सेल, इन दैट सेंस इट्स कॉल्ड पण या पणस्व, प्लीज स्टेक। तो पण का उससे भी लेना देना है, बेसिकली जो भी खरीदा बेचा जाता है, पण्य। तो पण्याध्यक्ष इज द वन हु इज इन चार्ज ऑफ ट्रेड, वैसे देखा जाए तो, कि क्या खरीदना है, क्या बेचना है। हम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स कहते हैं ना, उसी जैसे आप कुछ समझो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की जैसे, ट्रेड से भी ज्यादा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, कि क्या खरीदना है, क्या बेचना है, क्या बन रहा है, कहाँ से बेचना है, क्या प्राइसिंग है, डाडा, ये सारी चीजें जो है वो पण्याध्यक्ष का काम है। तो हम उनकी क्या क्या पॉलिसीज थे वो थोड़ा सा और डिटेल में आज देखते हैं। तो हम पढ़ेंगे, पण्याध्यक्ष स्थल जल जलजानां नानाविधानां पण्यानां, स्थल पथ वारी पथ उपाय उपायतानां, सार फल्गु अर्घांतर प्रिया अप्रियताम च विद्यात्। विद्यात् मतलब पता होना। तो वो कह रहे हैं कि एक जो पण्याध्यक्ष है, हु इज इन चार्ज ऑफ योर कॉमर्स और योर सेल, बेचना खरीदना, वो जो है उनको कौन सी वस्तुएं जो भूमि से आती है, जो भूमि मार्ग से आती है, जो जल मार्ग से आती है, ठीक है, वो ऐसी कौन सी अलग अलग वस्तुएं कहाँ से आती है, बिकॉज इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब कुछ होता है, बाहर से भी वस्तुएं आती है, हमारी खुद की जो अपने देश में जो बना है, जो हमारे देश में सिद्धान्य धान्य है जो हमारे देश में उगा है ना, या ऐसी वस्तुएं जो हमारे देश में बनी है, कपड़ा वगैरह हमने बनाया है, उसी तरीके से बाहर से अपने पास आता है, अपना जो है वो बाहर जाता है। तो जैसे हम पहले भी देखा था, डिस्कस किया था, कि ये जो कॉमर्स है ना, जो ट्रेड है, वो बहुत ही विकसित था। और ये तो हम जानते हैं कि भारत पर इतने सारे जो आक्रमण हुए वो यहाँ के संपत्ति के कारण थे। और वो संपत्ति क्यों हमारे पास थी? क्योंकि वी वर अ वेरी sophisticated, very well developed, very prosperous trading nation. Spices, cloth, कॉटन, इस सब के लिए लोग हमारे आते थे, अरब कितने सारे आते थे। वैसे ही जो ये जो पूरा साउथ ईस्ट एशिया वाला है, दोज वर ट्रेड रूट्स गोइंग ऑल द वे टू साउथ अफ्रीका। जो ये कहते हैं ना कि वास्को ड गामा जो है वो जब गोवा आए तो उनको एक्चुअली रास्ता दिखाने वाला, भले हम नाम कहें कि वो वास्को ड गामा डिस्कवर्ड इंडिया वगैरह वगैरह कहते हैं, बट इट वाज नॉट हिम, ही वाज शोन द रूट टू इंडिया। इनफैक्ट एक हमारे ही भारतीय ट्रेडर थे, आई थिंक ही वाज अ मुस्लिम, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, इट वाज अ गुजराती पर्सन who actually showed the trade route of or actually came with him. तो भले वास्को ड गामा is a discoverer, because वो यूरोपियन है, यूरोपियंस
उनको अपने वाले को डिस्कवरर कहते हैं, बाकी इट वाज नॉट डिस्कवर्ड, दीस ट्रेड रूट्स वर नोन फार ऑलरेडी टू इंडियंस, बट क्योंकि हम उनकी दृष्टि से सब देखते हैं तो हमको लगता है उन्होंने सब ढूंढा, ऐसा नहीं था। हम लोग शिपिंग में, नेविगेशन में भी हम लोग बहुत ही ज्यादा आगे हुआ करते थे। तो एनीवेज, तो ये जो पण्याध्यक्ष है उसको क्या रास्ते से आ रहा है, क्या जल से आ रहा है, ये सब पता होना चाहिए। इसके अलावा सार फल्गु अर्घांतर, क्या वैल्यूएबल है, सार मतलब क्या वैल्यूएबल वस्तुएं हैं, फल्गु मतलब क्या कम वैल्यू की है, ज्यादा वैल्यू की और कम वैल्यू की, अल्प वैल्यू, ठीक है, उसको उस वस्तु का उसे पता होना चाहिए। प्रिय अप्रिय, क्या वहां के जो लोग हैं उनको क्या वस्तुएं हैं वो ज्यादा पसंद आती है, कौन सी वस्तु है वो नहीं पसंद है ना, ये सब बातें जो है ये उसे पता होना चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंगली ही विल डिफाइन ना कि क्या ले, किस भाव पे ले, क्या नहीं ले, क्या कितना स्टोर करे वगैरह वगैरह। इनफैक्ट इसके आगे वही वही आता है, तथा विक्षेप संक्षेप क्रय विक्रय प्रयोग कालान, तथा मतलब उस हिसाब से उसको जो पता है कि क्या वैल्यूएबल है, क्या नहीं है, क्या प्रिय है, क्या अप्रिय है, ये सब देखकर विक्षेप संक्षेप मतलब टू स्टोर, टू लेट गो, ठीक है, कौन सी वस्तुओं का संग्रह करे, कौन सी वस्तुओं का अगर संग्रह है तो उसे कम कर दिया जाए, तो वो जो है वो क्षेप विक्षेप, क्रय विक्रय, क्या खरीदा जाए, क्या बेचा जाए, ठीक है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द पण्याध्यक्ष जो है उसका ये भी काम। फिर यच्च पण्य प्रचुर स्याद एको कृत्या अर्घम आरोपयेत, अब ऐसी वस्तु है जो बहुत ज्यादा है, ठीक है, जिसकी सप्लाई बहुत ज्यादा है मार्केट, तो जनरली आज अगर फ्री मार्केट होता है तो क्या होता है, बहुत ज्यादा जब सप्लाई होता है, हाई सप्लाई, आप देखिए आज भी एक कभी कभी बहुत ज्यादा कांदा की प्याज की उपज बहुत ज्यादा होगी, कांदा बहुत ज्यादा आ गया, फिर क्या होता है, सप्लाई ज्यादा हो जाता है, प्राइस ड्रॉप्स, राहुल जी एकदम सही करें, प्राइस ड्रॉप्स है ना, भाव गिर जाता है। पर इन रेगुलेटेड मार्केट वो क्या करेंगे, वो कहेंगे नहीं हम सब कुछ एकत्रित करते हैं, जैसे धन धान्य की जो बात होती है वहां पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ योर सप्लाई हम आपको इतना भाव तो देंगे ही देंगे, है ना, क्योंकि प्राइस फुल्ली ऐसा ड्रॉप नहीं हो जाना चाहिए कि जो उपज करता है उसका पूरा नुकसान हो जाए। सो टू से दिस वाज नॉट अ फ्री मार्केट, तो वो क्या कहते हैं, यच्च पण्य प्रचुर स्यात्, ऐसी वस्तुएं जो बहुत ज्यादा है, एको कृत्य, उसको एकत्रित करो, उसको एकत्रित करके यू डिसाइड अ प्राइस फॉर दैट, ऐसे नहीं कि आपको वो आप उसे फ्री ट्रेड के जैसे होने दो, आप उस पर प्राइस डिसाइड करो ताकि जो बेचने वाला है उसको भी बहुत ज्यादा नुकसान ना हो, और जो खरीदने वाले हैं उनको भी जो मिलना चाहिए वो अगर उसी भाव पे मिलेंगे तो सब लेंगे, है ना, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ नेगोशिएशन। सो इन दैट सेंस इट्स क्वाइट अ रेगुलेटेड मार्केट एंड यू विल सी इट, आगे भी हम देखते जाएंगे। फिर प्राप्त अर्घे व अर्घांतर कार्य, और अगर आपको उसका सही प्राइस मिल गया, ठीक है, जब बहुत वस्तुएं हैं एंड यू डिसाइडेड अ प्राइस और वंस यू गेट द प्राइस फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट, जैसे आपका जो भी वो वस्तु होगी उसके स्पेसिफिक इसका आपको प्राइस मिल रहा है, उसके बाद आप देखो कि अच्छा नहीं और भी माल है, लोग ले रहे हैं नहीं ले रहे, एंड यू एडजस्ट योर प्राइस अकॉर्डिंगली। सो इन अ वे ये जो प्राइस डिस्कवरी की बात आती थी, है ना, कि आप आती है रादर अभी भी आप अलग अलग लेवल पे प्राइसिंग करो एंड यू फाइंड दैट राइट गैप कि कहां पर सप्लाई और डिमांड जो है वो मैच हो रहा है, और उस हिसाब से आप फिर प्राइसिंग करो। इन अ वे दिस इज सिमिलर टू दैट कि आप एकदम उसे गिरने नहीं दे रहे, ठीक है, एकदम चढ़ने नहीं दे रहे, बट यू आर डूइंग अ प्राइस डिस्कवरी बाय हैविंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्राइसिंग, ताकि एकदम वो डिसरप्ट ना हो जाए। इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों हो सकते हैं, है ना, बिकॉज यू आर लिमिटिंग की जो खरीदने वाले हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनको अगर एकदम कम दाम पर मिलता तो उनको फायदा होता, वो नहीं मिल रहा है, but then you also see the side of the one who's selling, right? And plus these are market disruptions, वो sustain नहीं करते, वो sustain भी नहीं करते, so the state has to take care of all of this, and for a Chanakyan state it was all regulated. हाँ, राहुल जी कह रहे हैं कि it makes sense in a totally regulated nation how can trade not be regulated? Fair enough. Chanakyan state is a regulated state.
क्वाइट रेगुलेटेड स्टेट, जिसकी हमने पहले भी बात की थी, वो बेनेवोलेंट डिक्टेटरशिप। इन अ वे इट्स नॉट अ डिक्टेटरशिप बट बेनेवोलेंट रेगुलेटेड स्टेट। अच्छा फिर आगे, अच्छा ये इंटरेस्टिंग है। स्वभूमिजानां राजपण्यानाम् एकमुखं व्यवहारं स्थापयेत्, परभूमिजानां अनेकमुखम। एकमुखम अनेकमुखम मतलब एक मुखम मतलब वन आउटलेट, अनेक मुखम मतलब बहुत सारे आउटलेट। आउटलेट ऑफ व्हाट? वो वस्तु है। तो वो कहते हैं स्वभूमिज। भूमिज मतलब अपने राष्ट्र में, अपने राष्ट्र का, ओरिजिनेटेड इन योर ओन कंट्री, ठीक है। अपने लैंड पे, भूमि पर जो सामान बना है उसको क्या करो, वो कहते हैं उसको एकत्रित करो और एक ही जगह से उसे बेचो ना। वो अलग अलग वस्तुओं का अलग अलग ये होगा, बट हैव अ सिंगुलर आउटलेट सो यू कैन रेगुलेट प्राइसिंग वगैरह वगैरह जो भी कुछ, ठीक है। पर वो कह रहे हैं जो बाहर से आए हुए जो फॉरेन गुड्स हैं उसको आप अलग अलग स्थानों पे बिकने दो। कि कोई ऐसा है कि अच्छा जो अलग अलग, क्योंकि पहले तो वो गाइड्स होते थे ना, मर्चेंडाइज, श्रेणी जिनको कहा जाता था, वो आते थे एकदम कैरावैन में भर भर के, डाकुओं से, लुटेरों से जूझ कर वगैरह वगैरह, कितना दूर वो ट्रैवल करके आते थे और सामान लेके आते थे। तो ऐसा जो सामान आता था वो कह रहे हैं उसको उनके लिए बहुमुख हो सकते हैं, उनके लिए बहुत सारी अलग अलग दुकानें हो सकती है जहां आपको ये सब मिले। जो आपका स्वयं का है उसके लिए एक ही जगह रखो। सो यू शुड बी एबल टू कंट्रोल मोर जो आपके यहाँ से, आपकी भूमि पर जो उगा है वो कहाँ जा रहा है। अच्छा आगे चल के there is another condition he puts to this which we will see। तो यहाँ although he says कि एक मुखम, वो आगे जाके कहते हैं कि केवल एक मुख नहीं, अगर आप चाहो, राजा चाहो तो चाहे तो बहुत सारे व्यापारियों को भी वो लाइसेंस दे सकता है ये दुकानें स्थापित करने का। बट अगेन क्योंकि लाइसेंस दे रहा है उनको, ये जो भी वो राइट्स दे रहा है वो बेचने का, तो अगेन दैट बी लाइक प्रॉपर्ली सुपरवाइज एंड स्टफ लाइक दैट। पर आगे जाके वो ये भी कहते हैं, ऑल्दो यहाँ उन्होंने कहा है कि एक मुख, आगे जाके वो कहते हैं कि अगर राजा चाहे तो अलग अलग बहुत सारे अलग व्यापारियों को भी दे सकता है। इतने ज्यादा भी ना हो जाए कि उनके बीच इतनी कंपटीशन हो जाए, और वो है ना कि अंडर जो प्रोड्यूस आपका जो उत्पादन का प्राइस है उससे भी कम इसमें मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस तरीके से नहीं, इसलिए आपको कितने लोग बेच रहे हैं वो भी मेंटेन करना है अकॉर्डिंग टू चाणक्य, पर इट कैन बी मोर देन जस्ट स्टेट कंट्रोल। तो वो आगे जाके बताते हैं, पर यहाँ पे ऐसा है। फिर उभयम च, उभयम मतलब दोनों, दोनों मतलब कौन से, स्वभूमि और परभूमि, जो अपना है और जो बाहर से आया है, दोनों का। उभयम च प्रजानाम अनुग्रहेण विक्रापयेत्, आपकी प्रजा को उन वस्तुओं का फायदा हो, वो ये वस्तुओं का उपभोग अच्छे से कर सके, इस तरीके से आप पॉलिसी बनवाकर खरीद और बिक्री करो, ठीक है। दिस इज व्हाट इट अगेन गोज बैक टू चाणक्य's प्रैक्टिकलिटी, कि वो भले कहे कि अच्छा एक रखो, मल्टीपल रखो दुकानें, रेगुलेट करो, प्राइस कंट्रोल करो वगैरह वगैरह, ये सब है, बट ये सारी वस्तुएं जो है उनका एक बेसिक प्रीमाइस है, और बेसिक प्रीमाइस जो है वो है प्रजा सुख, प्रजा अनुग्रह। इट ऑल कम्स डाउन टू दैट। So when I say a regulated state, a Chanakyan state is also a welfare state in that sense. Welfare state not in the sense कि हम सब्सिडी देके सब फ्री में दे, उस तरीके का नहीं, पर एक्चुअली प्रजा का वेलफेयर, कि हमारा जो राष्ट्र के, हमारे जो पौरजन है, जो लोग हैं, उनके अच्छे में क्या है, दैट इज द बेसिक प्रीमाइस। उनके काम, उनके फायदे में क्या है, उनके लिए क्या अच्छा है, उस हिसाब से आप आपकी सारी पॉलिसीज करो। So that is the basic premise from where all other rules and regulations are coming out. So that will always stay. जो हमने देखा है हर चैप्टर में, हमने देखा है कि चाणक्य जो है eventually he state the premise and he say अच्छा ऐसे तरीके से ये हो सकता है। So here also the premise is प्रजानाम अनुग्रहेण, प्रजानाम अनुग्रहेण विक्रापेत, विक्रापेत मतलब बेचो। हाँ कहते हैं स्थूलम अपि च लाभम प्रजानाम
औपघातिकं वारयेत्। तुलम स्थूलम स्थूलम अपि च लाभम, मतलब प्राइस पॉइंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो बेच रहा है उसको इतना ज्यादा फायदा हो कि एक्चुअली जो खरीदने वाली प्रजा हो इट इज आउट ऑफ देयर रीच और वो उसको उपभोग ही ना कर सके. सो डू नॉट अलाउ एक्सप्लॉइटेटिव प्रॉफिट मेकिंग एज वेल. ठीक है, तो ये तो आज भी वो दिस इज दैट कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म वाली बात है. ठीक है, तो कैपिटलिज्म में देयर इज नो लिमिट इन द वेस्टर्न सेंस कि आप बिल्कुल भी, आपको जितना जो भी हो सके, योर ओनली इंटेंशन इज टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट. और अगर वो मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट में आप अगर सबसे सैलरी एकदम कम दो और लोगों को एक्सप्लॉइट करो, या जो खरीद रहे हैं वो ऐसी एसेंशियल गुड्स कोई है, कोई बहुत ही आवश्यक वस्तुएं हो जो सबको, जिसके बिना लोग रह ही नहीं सकते, उसका प्राइसिंग इतना बढ़ा दो कि लोगों के खरीदने की कैपेसिटी के बाहर हो जाए और आप उसका प्रॉफिट करो, है ना. दिस इज व्हाट इज सपोज टू बी एविल कैपिटलिज्म का प्रीमाइस, कि ऐसे होता है, वो लोग ऐसा एक्सप्लॉइट करते हैं. एंड जनरली ट्रेड जो कैपिटलिस्ट होंगे उनकी वृत्ति जो ऐसी होगी कि मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट. तो यहाँ पे वो कह रहा है प्रॉफिट इतना भी नहीं होना चाहिए, स्थूलम स्थूलम अपि लाभम, इतना प्रॉफिटियरिंग इनफैक्ट शुडंट बी अलाउड जिससे प्रजा ना औपघातिकम, की प्रजा का नुकसान हो. तो ये भी ध्यान रखना. अगेन द बेसिक प्रीमाइसेस, प्रजा नाम अनुग्रहेण, क्या करना है प्रजा को, फॉर अनुग्रह, प्रजा का अनुग्रह करने के लिए, प्रजा for that sake, प्रजा के वेलफेयर के लिए you do what needs to be done even in your policy. फिर अजस्र पण्यानां काल उपरोध संकुल दोषो वा न उत्पादयेत्. अजस्र पण्यानां, अजस्र मतलब पेरेनियल आइटम्स, मतलब पेरेनियल नहीं, सॉरी, परपेचुअल आइटम्स की, जैसे दूध, सब्जी वगैरह, ये रोज की आवश्यकता है, सबको रोज की रोज चाहिए होता है ना. ऐसी बहुत सारी आपकी जो डेली नेसेसिटीज, जो हम कहते हैं कि रोज के जो काम आने वाली आपकी वस्तुएं, खाने पीने की वस्तुएं वगैरह वगैरह, जिसकी शेल्फ लाइफ भी छोटी हो सकती है, ऐसी सारी चीजें जो एकदम भोग में आती है और महत्वपूर्ण है जीवन के लिए, ऐसे सबका आप काल उपरोध मतलब डोंट इंटरप्ट टाइम, इन द सेंस उनको आप उसको सप्लाई को आप इंटरप्ट मत होने दो. सप्लाई को इंटरप्ट मत होने दो इन द सेंस, एक तो आपका सप्लाई चेन आप सही से रखो, इंश्योर की वो जो खरीदना बेचना वो जो है वो सिस्टमैटिकली होता रहे. द अदर थिंग इज, कई बार क्या होता है कि पीपल होर्ड, की चीजें बहुत है, बहुत लोग ले रहे हैं, तो अगर हम होर्ड करके रखें एंड आर्टिफिशियली सप्लाई में कम करके रखूं, आई इंटरप्ट द सप्लाई आर्टिफिशियली, तो क्या होगा, मेरा भाव बढ़ेगा, ब्लैक में भी लोग लेने को तैयार होंगे बिकॉज रेगुलर डेली नेसेसिटी की का सामान है. तो इंटरप्टिंग दैट काइंड, उस तरीके से इंटरप्ट करना सप्लाई टू कॉज होर्डिंग. और द अदर थिंग, संकुल दोष, मतलब जहां पे बहुत सारे व्यापारी एक ही चीज बेच रहे हैं, वहां पर भी है कि प्राइस ड्रॉप होगा, या बहुत सारे व्यापारी, संकुल इज आल्सो टू कम टुगेदर, राइट, कि बहुत सारे व्यापारी एकत्रित आकर डिसाइड करें कि हमको इसी तरीके से सप्लाई करेंगे. सो दैट इज लाइक, वो जो कहते हैं ना प्राइस, कॉम्पिटिशन लॉ अगेंस्ट इट. अभी आज भी अलग अलग कंपनी जो है वो एक साथ आगे वो प्राइस, व्हाट इज दैट कॉल्ड, वो नहीं कर सकते. तो अगर ये पता चलता है रेगुलेटर को आज के दिन भी कि दो कंपनी ने मिलकर प्राइस सेटिंग करी है, ठीक है, नॉट गिविंग प्रजा दैट ऑप्शन, एंड साथ में उन्होंने प्राइस सेटिंग करी है कमिंग टुगेदर अगेंस्ट द कस्टमर, तो आज भी कंपटीशन लॉ उसके अगेंस्ट काम करता है. एंड कंपटीशन लॉ यूएस में तो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, अपने आप ही है, बट दिस प्राइस, ये देयर इज अ टर्म यूज्ड फॉर इट, आई एम नॉट गेटिंग इट राइट. कार्टेल, हाँ, सो कार्टेल इज संकुल दोष. थैंक यू राहुल. कार्टेल इज संकुल दोष, और वो जो प्राइस यहाँ ये होता है ना, व्हाट इज दैट कॉल्ड, बट हाँ, बेसिकली कार्टेल्स कमिंग टुगेदर एंड फिक्सिंग प्राइसिंग, फिक्सिंग थिंग्स, जिससे वो लोग मैक्सिमम प्रॉफिटियरिंग कर सके. ठीक है, तो दैट इज संकुल दोष, पीपल कमिंग टुगेदर. द अदर वे इज लॉट ऑफ पीपल सेलिंग द सेम थिंग, तो उससे भी देन प्राइस ड्रॉप होगा, और जो बेच रहा है उसको अगर प्रॉफिट ना मिले, तो फिर जो उत्पादक है, जिससे जो वो चीजें बना रहा है, उसको उसका प्राइस ना मिले, तो वो उत्पादक जो है वो भी, he will be discouraged from
making that item, right? So it's very important to have a right balance of pricing, जिससे आपकी प्रजा का कार्य, प्रजा का अनुग्रह भी होता रहे, और राधर कस्टमर्स का भी होता रहे और बेचने वालों को भी होता रहे, क्योंकि प्रजा तो दोनों ही है, बेचने वाले खरीदने वाले दोनों ही आपकी प्रजा में आते हैं। तो बेसिकली सबका भला हो उस तरीके के आपकी प्राइस पॉलिसीज होनी चाहिए, जिसके लिए पण्याध्यक्ष जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। फिर आगे, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम एमआरपी, इट इज, हाँ, सो इसमें ना डायरेक्ट प्राइसिंग एमआरपी उन्होंने शुरुआत में कहा था कि जो आपके स्वभूज, जो आपके यहाँ पर उगी, आपके यहाँ पर उत्पन्न हुई वस्तुएं हैं, उस पर आप प्राइस निर्धार करिए, विच इज श्लोक नंबर 5, व्यवहारम स्थापित। उस पर आप, तो उसमें एमआरपी, आई मीन इट्स नॉट मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इससे कम, इट्स नॉट दैट वे, बट यू सेट अ प्राइस, ये तो है कि आप इन वस्तुओं का प्राइस सेट करिए, दैट इज देयर। सो नॉट सो मच एमआरपी, बट देयर इज अ प्राइस सेटिंग, डेफिनेटली दैट्स हैपनिंग। फिर इसमें ही वो आगे कहते हैं, बहुमुखम व पण्यम वैदेह काह कृताग्न विक्रीणरे। बहुमुखा, जैसे मैंने कहा एक मुखा मतलब एक आउटलेट, बहुमुख मतलब मल्टीपल आउटलेट। तो वा मतलब और, तो अभी तक उन्होंने कहा था कि स्वभूमिज, जो आपके देश में उत्पन्न हुए प्रोडक्ट्स हैं, उसको एक आप राजा संकुलित करके एक साथ उसको बेचे एक आउटलेट से, और सही से उसका प्राइस सेट करें। पर इससे कि आप, अगर आपके वैदेहिक मतलब जो गृहस्थ है, गृहस्थ वैश्य, गृहस्थ वाणिज्य जो है, उनके उत्थान के लिए उनका काम चलता रहे, इसके लिए आप बहुमुख, बहुत सारे लोगों को भी बेचने को दे सकते हो, मल्टीपल ये, जिससे वो भी उनका काम चलता रहे। कृत अर्घ मतलब एट अ स्पेसिफिक प्राइस, ठीक है। आप एक आउटलेट रखो, दैट इज एन ऑप्शन, एंड यू सेट अ प्राइस, और यू हैव मल्टीपल आउटलेट, यू लाइक गिव दैट लाइसेंस टू मल्टीपल पीपल टू सेल, परंतु कृत अर्घ मतलब प्राइस, तो कृत अर्घ यू डिफाइन द प्राइस कि इतना प्राइस तो आपको देना है। फिर ऐसे नहीं कि आप कई बार वो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स करते हैं कि उनको एक जो प्रोड्यूसर है वो एक प्राइस पे बेचता है, और ये लोग, और वो एक सर्टेन मार्जिन होता है कि चलो 15% 20% मार्जिन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर या सेलर मार्जिन। तो बहुत कंपटीशन हो तो वो सेलर्स क्या करते हैं, वो मार्जिन ही कम कर देते हैं, देन द प्रेशर इज ऑन उत्पादक, वो और प्राइसिंग कम करते हैं, है ना। तो यहाँ पे ऐसा भी नहीं, so जैसे वी हैव अ सेट प्राइस व्हिच इज व्हाट काइंड, जिससे स्थूलम लाभ, ओवर प्रॉफिटियरिंग भी ना हो और ऐसा भी ना हो कि जिससे आपको नुकसान हो, इसलिए सेट अ प्राइस। फिर आगे, एंड अलाउ मल्टीपल शॉप्स, बहुमुखम, बहुत लोगों को व्यापार करने देंगे जो आपके स्वयं के प्रजाजन। फिर वो कहते हैं भेदान रूपम च वैध्यस्र दद्यु, अगर आपने वो कृत अर्घ प्राइस तो सेट करा है, तो उस प्राइस के हिसाब से आपका कुछ तो सेटिंग होगा ना, कि आपको इतना कमीशन देना है, ये देना है, व्हाटएवर। तो अगर आपका वो कम हो, अगर आप वो प्राइसिंग ऐसा दे जिससे यू सोल्ड इट अंडर व्हाट हैज बीन सेट, तो यू कैन डू इट, ठीक है, आप कर सकते हो। पर द पॉलिसी, जो भी डिफरेंस होगा वो आपको भरना है। तो आप प्राइस कटिंग कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। वो जो है ना कि यू कट योर प्राइसेस, और आपके कंपटीशन से आप ले लो, आप यू कट योर प्राइसेस एंड यू गेट मोर बिजनेस, कंपटीशन से आप, दिस इज आल्सो अ स्ट्रेटजी टू कीप योर प्राइस लो, गेट अट्रैक्ट मोर मार्केट शेयर, राइट। तो कह रहे कर सकते हो, देयर इज नो स्टॉप अगेंस्ट इट, बट अगर इतना इज एक्सपेक्टेड कि आपको इतनी वस्तुएं आपको दी गई है, उसका इतना प्राइस है, व्हिच मींस आपको एक्स अमाउंट राजा के कोष में देना है, एंड इफ यू डोंट डू दैट, उसमें कम है, तो जो भी भेद है वो आपको फुलफिल करना, ठीक है। तो दैट इज आल्सो पुट इन, सो रादर देन सेइंग मत करो, इट इज द अदर वे अराउंड, जैसे करना है वो करो, बट यू पे द डिफरेंस, जितना आपको सरकार को देना है वो तो आपको दे, सो दैट इज द काइंड ऑफ पॉलिसी। फिर आगे चल के आगे वो कुछ बताते हैं कि कितना क्या जो कमीशन है, जो सरचार्ज है, कर है, वो क्या क्या होना चाहिए उस तरीके से। उसमें भी जो चीजें मापी जाती है वजन के हिसाब से, उसका कुछ तो कर है,
विच इज आई थिंक विंशति 1/20th। फिर ऐसी वस्तुएं जो लिक्विड्स हो, है ना, जिसकी कैपेसिटी लीटर के हिसाब से, जो कैपेसिटी के हिसाब से मेजर किए जाते हैं, उसका है षोडश 16 भाग आपको देना है। फिर जो चीजें गिनी जाती है, जैसे फल फूल है ना, वो गिने जाते हैं, तो उसका है एकादशम, मतलब हर 10 फल में आप एक फल दोगे, ऐसा कुछ तो, यू नो, समथिंग वेयर यू काउंट। सो देयर आर डिफरेंट लेवल्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वस्तु एज वेल, बट दैट्स ओके। तो अभी तक जो था हाँ, तो अभी वो सारा बता रहे थे कि कैसे एक मुख बहुमुख वगैरह वगैरह। नाउ ही इज गोइंग फॉरवर्ड एंड टॉकिंग अबाउट कि जो इम्पोर्टेड गुड्स है उसको आप कैसे, इम्पोर्टेड मतलब इन द सेंस जो बाहर से गुड्स आए हो उनको कैसे बेचे। सो दैट स्टार्ट्स इन वर्स नंबर 15, 15वीं वर्स, 168 पेज उस पे। Am I very fast? मैं बहुत तेज बोल रही हूँ, तो आप बताइएगा मुझे। Everybody is able to follow, right? क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं बहुत तेज दौड़ रही हूँ। सबके लिए ठीक है? ठीक, ओके। परभूमिज मतलब जो बाहर के राष्ट्र में उत्पन्न हुआ है, ठीक है, वैसी वस्तुएं। पण्यम अनुग्रहेण वाहयेत् नाविक सार्थवाहेभ्य परिहारम आयातिक्षम दद्यात्। वो कह रहे हैं जो बाहर से माल आया हो ना, उस पर भी आप अनुग्रह रखिए। अनुग्रह रखिए इन व्हाट सेंस? परिहार मतलब हमने कहा था कंसेशन। जो भी आपका शुल्क होगा, जो भी आपका कर वगैरह आप लगाते होंगे, तो जो बाहर से सामान आया है ना, उसको एनकरेज करते रहने के लिए, और वो लोगों को कि या तो वो नाव के मार्ग से आए हो, रास्ते के मार्ग से आए हो, जहाज में आए हो, उन सबका एक तो इट वाज अ लेबरस टास्क एट दैट पॉइंट। अभी जैसा नहीं था, तभी तो लेबरस टास्क था, मतलब महीने महीने लोग अपने घरों से बाहर लेकर रहकर ये ट्रेडर्स ट्रेडिंग का काम करते थे। तो उनका भी अनुग्रह रहे, उनको भी प्रॉफिट मिले, इस तरीके से आप उनको कंसेशंस दो, ठीक है, क्योंकि उनको भी रास्ते में बहुत सारे टैक्सेस भरने पड़ते हैं। तभी तो लुटेरे होते थे, पायरेट्स होते थे, ये सारा है, उन सबसे जूझ कर आना पड़ता था। तो इट वाज अ वेरी इंटेंसिव एक्सरसाइज टू डू ट्रेडिंग। तो उसका भी वो ध्यान रखें कि जो ऐसे आया है, ऐसे लोग जो आए हैं, ऐसे जो वस्तुएं आई हो, उसको आप एग्जॉर्बिटेंटली टैक्स ना करें, इनफैक्ट उसको कंसेशन दे, ताकि और वो आ सके और लोग भी उसे आराम से खरीद सके। फिर अनअभियोग अर्थेषु आगंतुम अन्यत्र सभ्य उपकारिभ्य। आगंतुम जो आए हैं, ठीक है, जो बाहर के देश से ऐसे श्रेणी, ऐसे वैश्य लोग, ऐसे वाणिक जो आए हैं आपके यहाँ खरीद बेच करने, उन पर अभियोग मतलब लीगल केस। उन पर आप कोई लीगल केस नहीं लगा सकते, परंतु अगर वो किसी के साथ हो, जैसे वो खरीद बेच के आए हो पर वो किसी के साथ पार्टनरशिप में हो आपके राष्ट्र के, ठीक है, कि आपके राष्ट्र का कोई है जिन्होंने उनसे कुछ तो पार्टनरशिप करी है, कुछ अग्रीमेंट है, और वो उनके लिए सामान लेके आ रहे हैं, ऐसे अपने राष्ट्र वाला कोई अगर उनके साथ इन्वॉल्व हो किसी भी प्रक्रिया में, तो उस पर आप लीगल केस लगा सकते। परंतु जो बाहर से आया उसको आप लीगल केस में डालकर उनको आप वो भी आप उन पर नहीं कर सकते। सो दिस इज अनदर एडवांटेज, अनदर कंसेशन व्हिच वाज गिवन टू सच पीपल। अच्छा, फिर इसके आगे वो कहते हैं कि अच्छा, कि जो दुकानदार है उन्होंने क्या करना चाहिए, कि जो भी हर दिन के 8वें भाग में उन्होंने सारा एकत्रित करके दे देना चाहिए जो पण्याध्यक्ष है उसको, कि आज हमने इतना 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 खरीदा। अगर बहुत सारे लोगों को वो दुकानों का लाइसेंस दिया है, तो रोज उसका कलेक्शन होगा कि अच्छा आज कितना बेचा, आज कितना हमने कलेक्ट किया वगैरह वगैरह, वो पण्याध्यक्ष मैनेज करेंगे, सब उनको देंगे। और जो हमने इसकी पहले भी देखा था कि जब सोने की भी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा था कि जो वेट्स है, जो बैलेंसेस है, जिसपे आप वजन वगैरह करते हो, वो जो है वो स्टैंडर्डाइज होने चाहिए, स्टैंडर्डाइज भी होने चाहिए, और जो सरकार है उसी से आने चाहिए, ताकि फिर वो स्टैंडर्डाइज हो, आप अपने मर्जी से नहीं कर सकते।
तो इसमें भी वो कहते हैं तुला मान भांडक च अर्पेयु। अर्पेयु मतलब वापस दो, वापस कब दो, हर रोज, ठीक है। तो आप कुछ भी वो जो है ना उस पे कुछ आप झोल नहीं कर सकते। नहीं तो लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा वो नीचे कुछ कुछ लगा देंगे ताकि वजन आपको दिखने में तो लगे कि हाँ 1 किलो है, पर वो ऐसा काटा, वो वजन काटते हैं, हम सब्जी वब्जी ले जाते तो भी लोग, एंड पीपल आर वेरी स्मार्ट एट डूइंग इट, है ना। तो ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, इसलिए रोज के बेसिस पर जो ये जो तुला वगैरह है वो आप पन्नाध्यक्ष को लौटा दोगे, सुबह से फिर उसी के पास से ले आओगे। तो जो द चांस ऑफ डूइंग एनी फ्रॉड, डूइंग इसके साथ कुछ आप गलत करो, ऐसा कुछ कर नहीं पाओगे। तो अनदर थिंग राइट, आपने इतना रेगुलेट करके रखा है बेसिकली आपको आप किसी पे विश्वास नहीं रख रहे इन दैट सेंस, इफ वन हैज टू थिंक ऑफ इट दैट वे, राइट, कि सब कुछ आपने कंट्रोल करके रखा है। देयर इज नो ऑप्शन ओनली लोगों के पास कि आप वो कुछ गलत इसमें फंस सके, देयर इज नो रूट गिवन। इति स्वविषय वाक्य व्याख्यातम, बेसिकली अपने देश में जो बेच रहा है उसके बारे में उन्होंने ये बताया। अच्छा, जब जैसे हमारे देश में लोग आए हैं बाहर से वस्तुओं की बिक्री करने के लिए, उसी तरीके से अपने देश से भी बाहर जाएंगे। तो वो कैसे करो कि कौन सा सामान बाहर ले जाना चाहिए, कौन जाएगा वगैरह वगैरह, वो भी ऑफ कोर्स अगर आ कौन रहा है उसका आप ध्यान रखो, कि जा कौन रहा है उसका भी आपको ध्यान रखना है। तो अब वो उसकी बात कर रहे हैं कि पर विषय। तो इसमें वो कहते हैं कि बिफोर यू डिसाइड, आप कोई वस्तुओं को बाहर ले जाने का निर्णय लो, उसके पहले आपको कुछ कुछ चीजों का कैलकुलेशन करना है। क्या कैलकुलेशन करना है, वो कहते हैं कि आप जाओगे तो एक तो आपको सारे कॉस्ट होंगे, आपका ट्रैवल कॉस्ट, आप जो भी जहाज या जहाज से अगर नाव के मार्ग, अगर समुद्र के मार्ग से जाओगे, नदी के मार्ग से जाओगे, तो आपको एक तो उसका कॉस्ट है, जो भी है वो कॉस्ट आपको देना पड़ेगा। साथ में ही जो भी टिकट्स आपकी है, ठीक है, जो भी कर है, जब आप नाव में जाते हो तो उसका कुछ टिकट होगा। फिर आप जिस देश में, जिन देशों को क्रॉस करते हो, वहां का जो सिक्योरिटी है उसका कुछ टैक्स आपको देना होगा, ठीक है। तो ऐसे करके करके जितना आप जाओगे वो सारा टैक्सेस, जो भी आपकी जितनी भी कॉस्ट्स हैं जो आपको इनकर करने पड़ेंगे, वो सब आप कैलकुलेट करो। फिर आप देखो कि वो वस्तु बाहर ले जाने में आपका फायदा है या नुकसान। उसके बाद ही आप जाने का, आप वस्तु बेचने का निर्णय करो। और इसमें भी काम ये पन्याध्यक्ष का है, टू डू दोस कैलकुलेशंस एंड टू सी वेदर इनको इस ये जो हमारे वैश्य है, जो ये हमारे श्रेणी है, इनको हम जाने देते हैं कि नहीं जाने देते, कि कैसे जाना चाहिए। अच्छा, अब अगर नुकसान हो रहा है तो क्या आप ना बुझाओ? नहीं। तो वो कह रहे हैं ऐसा भी नहीं है। कई बार शुरुआत में नुकसान हो सकता है, परंतु पॉसिबल है कि एक बार आप जाओ, है ना, तो आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिल जाए। केवल आपका सामान नहीं, यू कैन बार्टर इट। आप सामान लेकर गए और आपके राष्ट्र के लिए जो आवश्यक है वो आप एक्सचेंज में लेते आए। सो इट इज नॉट जस्ट अबाउट मेकिंग मॉनेटरी प्रॉफिट, इट कुड बी अबाउट ट्रेडिंग, है ना, टू गेट और टू बार्टरिंग, कि आप सामान ले जाओ और उसकी जगह पर आपके देश के लिए जो आवश्यक है वो आप लेते आओ। तो इट इज नॉट जस्ट अबाउट नुकसान या फायदा, विच इज डेफिनेटली एन एस्पेक्ट, बट देयर इज अनदर एस्पेक्ट। आप एक तो ये कंसिडर करो, फिर आप ये कंसिडर करो कि ऐसी कोई सामान है वहां पर जो आप लेकर आ सकते हो, तो आप फिर भी जा सकते हो, इवन देन इट मेक सेंस। और फिर उसमें वो कहते हैं कि आप जब जाओगे तो कितने वैल्यू का, कि मतलब अगर आपके पास जो भी सामान है उसमें 1/4 वैल्यू की चीजें जो है वो हाई वैल्यू आइटम्स होनी चाहिए विद एवरीथिंग एल्स, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि रास्ते में पॉसिबल है कि दस्यु, ऐसे कोई डाकू लुटेरे आप पर आक्रमण करे। तो जब डाकू लुटेरे आक्रमण करे तो वो ये भी कहते हैं आपदी सारम आत्मानम व मोक्षे, कि जो वैल्यूएबल आइटम्स है या तो उसको बचाए या तो खुद की जान बचाए। बेसिकली लोग क्या करेंगे, उतनी जान बचाएंगे ना। तो दिस इज आल्सो व्हाट ही स्पोक। ऐसा हो सकता है क्योंकि रास्ता है, ट्रैवल है, लोग कैसे हैं यू डोंट नो, तो ऐसा भी हो सकता है। पर एक बार आप उस राष्ट्र या देश पहुंच गए, नाउ सी दिस इज इंपॉर्टेंट, ही सेज श्लोक नंबर 27, आत्मनो वा भूमिम अप्राप्तः सर्वदेयम विशुद्धम व्यवहारेत। आपको जिस देश परदेश जहां पर भी आपको जाना था,
जो भी आपका गंतव्य था, जो भी आपका डेस्टिनेशन था, वहां आप पहुंच गए। सारा ये सबको वो टैक्स वैक्स रास्ते में जो भी लुटेरे उन सबसे बचकर आप उस जगह पहुंच गए। तो वहां पर पहुंचो, उसके बाद वहां का जो भी देय, वहां का जो कर है, वहां के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो हम लॉ ऑफ द लैंड की बात करते हैं, तो वहां का जो भी कुछ देना करना है वो सब दो विशुद्ध, लिविंग बाय द लॉज। ऐसे नहीं कि मनमर्जी करो, क्योंकि हमको तो कोई जानता नहीं। तो वहां के सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करते हुए अपना काम करो, एंड बेसिकली उसके बाद आप जो भी लेकर आ जाओ। सो दिस इज अबाउट हाउ डू यू थिंक अबाउट कि आप क्या वस्तुएं लेकर जाओ, कैसे लेकर जाओ। बट ही इज इंसिस्टिंग कि लॉ ऑफ द लैंड आपको वहां पर भी फॉलो करना है, जहां पर भी आप करो। इनफैक्ट वहां तो और करना है। तो ओके, फिर हाँ, लास्ट श्लोक इसका है। नदी पथे वा विज्ञाय व्यवहारं चरित्रता यथो लाभ तथो गच्छेत अलाभम परिवर्जयेत। वो कह रहे हैं पण्याध्यक्ष है ना, उसको ये भी पता होना चाहिए कहाँ पर फायदा है, कहाँ पर नुकसान है। कि नदी के पथ से आप अगर जाते हो तो कौन से राष्ट्र में जाओगे तो आपको फायदा होने वाला है, कौन से राष्ट्र में जाओगे तो आपको नुकसान होने वाला है, कौन सी वस्तुएं लेकर जाओगे तो फायदा होगा, कौन सी वस्तुएं नहीं लेकर नहीं जाओगे तो नुकसान होगा, वगैरह वगैरह। तो नोइंग ऑल दिस, उसे क्या करना चाहिए? यतो लाभ ततो गच्छ गच्छेत अलाभम परिवर्जित। जहां पर आपको प्रॉफिट है, ऑब्वियसली टेक दैट डिसीजन। अगेन कॉमन सेंस बट ऑल्सो वेरी प्रैक्टिकल। और इससे हमारा इति अध्यक्ष प्रचारे द्वितीय अधिकरणे पण्याध्यक्ष षोडशो अध्याय खत्म हुआ। 16वां अध्याय हमारे यहाँ खत्म हुआ। मैं आगे बढ़ूं उसके पहले किसी को कुछ कहना है, पूछना है तो आप बताइए। प्रदीप जी, कुछ कहना है आपको? No, I was just typing same comment as last time. Too much to think, too much of information in one go. So still, even if I'm reading it once in a week for only maybe couple of hours, it is still too much overwhelming. Okay, so it is just too much to digest at the first time. So it is not as straightforward as we feel, and it is absolutely thought provoking. I mean, I don't know about others, but typically what happens with me is when I take this session on Saturday, my entire Sunday goes in silent thinking. I just keep वाह, deliberating on whatever points we have discussed, and on few points which are very very deep thinking. It just takes the entire Sunday to go through that and deliberate कि क्या कैसे कैसे होता है, कैसे कर सकते हैं, and how it works out in the current world and how it worked in that era. प्रदीप जी, So ऐसे कोई it's इंटरेस्टिंग आप साइट्स आए तो ग्रुप के साथ शेयर करते रहिए, या तो yeah. व्हाट्सएप पर, या फिर कभी आप बताइए कि अच्छा इस पिछले बार जो बात हुई थी उसके विषय में मुझे कुछ कहना है, तो हम उसका भी टाइम रखेंगे। व्हाई नॉट? Right, sure, absolutely. अभी अमित जी आपने जो बोला और सब लोग बोल रहे थे, ये बहुत कंट्रोल्ड था बाय द स्टेट। तो आई रिमेम्बर समटाइम्स, अभी हमें लगता है कंट्रोल होना जरूरी भी होता है। आई रिमेम्बर एक बार राशन लगा था, तो द शुगर वाज सप्लाइड टोटली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, और उन्होंने किया था 250 ग्राम्स पर पर्सन पर फैमिली पर मंथ, एंड द रेट्स ऑफ द शुगर वेंट सो हाई, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था, और ब्लैक में इतना होता था। द डे दे चेंज्ड इट टू 1 किलो पर पर्सन, sugar was plenty in the market with the rates down. So sometimes even the state promotes this kind of जिसको बोलते हैं profiteering. करेक्ट, करेक्ट। अगर राजा का उद्देश्य प्रजा सुख नहीं है तो ये सब होगा ही। अगर राजा का उद्देश्य या एडमिनिस्ट्रेटर्स या सरकार का उद्देश्य अपनी जेब भरना है, या वो इतने प्रमाद में है कि उनके जो मंत्रीगण हैं, उनके जो ऑफिसर्स हैं, उनका काम अपनी जेब भरना है, तो रेगुलेटेड स्टेट के ज्यादा नुकसान है, नो डाउट अबाउट इट। इसीलिए चाणक्य अर्थशास्त्र की शुरुआत में सबसे पहला चैप्टर
एक राजा को कैसा होना चाहिए वो बताते हैं, और वो राज ऋषि की बात करते हैं। जब ऐसे बेनेवलेंट राजा हो तभी ही आपका रेगुलेटेड स्टेट सही से चलेगा, नहीं तो आपकी प्रजा दुख में ही पड़ जाएगी, क्योंकि एक्सप्लॉइटेटिव हो जाएगा ना वो, किसी को कुछ बहुत ही एक्सप्लॉइटेटिव हो जाएगा अगर वो इंटेंशन वैसा होती। तो वेरी राइट पूनम जी, और हमारे देश में तो यही हुआ ना इतने वर्ष आफ्टर इंडिपेंडेंस। जी, I know, I mean, I have lived longer than all of you, so I remember from my like जब 10-11 साल के होते तब की बातें याद रहती है। तो हमें याद है कि हमारे पापा हमसे बोलते थे, तुम रोज चीनी खाती हो, तुम्हारी ये महीने की हिस्से की चीनी है, इसको 2 दिन में खत्म करो या 1 महीने में करो, जब मांगने आओगी नहीं मिलेगा। So I mean that was his way of saying कि I'm not going to buy in black, and that's why I remember it. वैसे शायद पता याद भी नहीं रहता कि ऐसा कुछ हुआ था। उस दिनों कोई इंटरेस्ट नहीं लेता था बच्चा, not like today. So that's why I remember कि ये हमें फीका पीना पड़ता था। पूनम जी, आप जो कह रही हैं वो कितनी सही बात है। इनफैक्ट ऑफ कोर्स जो आपने देखा है वो हमने नहीं देखा, परंतु अभी 20-25 वर्ष पहले तक है ना, जो राशन की दुकानें होती थी उसमें जो एलोकेटेड जो राशन होता था उसमें से जो कचरा होता था वही लोगों को मिलता था, बाकी सारा ब्लैक मार्केटिंग नहीं चलता था। जब तक ये मेरे ख्याल से 8 साल पहले उन्होंने ये राशन का पूरा रिवाइज नहीं किया है ना, पूरा वो चेंज करा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वगैरह वगैरह नहीं होता था, तब तक वो जो राशन का था वो तो ऐसे ही था ना। कितना ज्यादा ब्लैक मार्केटिंग राशन की दुकानों से ही होता था, फिर वो घासलेट हो, वो धन धान्य हो, हर चीज का सबसे ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग वो होती थी। तो ये तो 20-25 साल पहले की बात है, जो मैंने भी देखा है। आप जो कह रहे हो वो तो और भी अलग लेवल है, बिकॉज़ दिस वाज लाइक वो तो बिल्कुल ही अलग लेवल का हुआ करता था। और घासलेट में पेट्रोल में बहुत होता था, बिकॉज माय फादर वाज इन चार्ज ऑफ द डिपो, तो उसका भी हमें सब पता है। एंड पीपल यूज्ड टू डू लॉट्स ऑफ थिंग्स, एंड आई रिमेंबर सीइंग पीपल कमिंग विद सूटकेसेस फुल ऑफ करेंसी नोट्स टू माय फादर, आप ये ले लो और ऐसा कर दो। और पापा बोलते नहीं, देन दे शुड कम टू माय मदर, अच्छा ये आपके लिए सोना लाए, अच्छा चलिए आप ताश खेलने आ जाओ। दैट वाज देयर वे ऑफ ड्राइविंग। So of course we were kept away, my parents stayed away from all that, but I know those things happening. I've seen that as a child growing up, कि क्या क्या होता था। और वो मिठाई के डब्बे में जैसे दिखाते हैं ना, मिठाई के डब्बे में सारे, I've seen that. आपके पापा को किसी ने नहीं कहा कि आपके बच्चों को फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ा देंगे? आई थिंक वो उसकी कुछ वर्ष बाद वो टाइम में फॉरेन यूनिवर्सिटी का रिवाज नहीं था। हाँ मेरे ख्याल से वो उसकी बात होने लगा। I'm talking 60s. हाँ नहीं, मैं वही कह रही हूँ कि उसके वर्षों बाद वो होने लगा होगा। इसलिए आप देखिए कितने सारे जो IAS वगैरह होते हैं, ऐसे जो अथॉरिटी पोजीशंस में जो होते हैं, उनके सारे बच्चे बाहर पढ़ते हैं, यू नो, सारे स्कॉलरशिप पे ये वो कैसे होता है? बिकॉज़ दैट वाज अनदर वे ऑफ लाइफ कि आप डायरेक्ट पैसा ना दो, डायरेक्ट ब्लैक का ये ना दो, फीस भर हो गया है। अब सुनाई दे रहा है? जी अब दे रहा है। नहीं वो टाइम आई थिंक वो छोटे छोटे सिटीज में, आई वाज इन पंजाब एट दैट टाइम, तब अभी इंग्लैंड और कनाडा जाने का रिवाज शुरू नहीं हुआ था, वो बाद में हुआ। एंड इट वाज द फार्मर्स डूइंग इट, इट वाजंट द हायर पीपल डूइंग एट दैट टाइम। तो कोई पढ़ाने की बात, वो माइग्रेशन की बात अलग, मैं तो कह रही हूँ ये लेकिन यूनिवर्सिटी में द ओनली यूनिवर्सिटी वाज रशियन, फ्रेंडशिप यूनिवर्सिटी ऑफ रशिया। उसमें किसी की जरूरत ही नहीं, वो तो खुद ही ले लेते थे। ओके ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे के जो चैप्टर्स हैं वो एक तो है, वो है कुप्याध्यक्ष पर। तो कुप्याध्यक्ष बेसिकली जो फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स है, जैसे लकड़ी है, बाम्बू है, फल फूल है, कुछ रूट्स हैं, लेदर वो है, टस्क आइवरी का कुछ होगा, हनी, मध, ये सब जो चीजें होती थी, इन सारी चीजों का जो ध्यान रखने वाला होता था उसको कुप्याध्यक्ष ऐसे कहते थे। तो जैसे बाकी सबका काम, उसका भी वही काम है कि टू एंश्योर कि अच्छा वो सही से आ रहा है कि नहीं। जो भी सामान आ रहा है, एक तो कुछ चीजें ऐसी होंगी जो हम तुरंत उपभोग में ला सकते हैं, कुछ चीजें ऐसी होंगी जिसको आपको प्रोसेस करना होगा, है ना, या तो अचार बनाना है या तो उसको काम करना है। जैसे बाम्बू वगैरह आते होंगे, लकड़ी वगैरह आती होंगी, तो उनका कुछ वस्तुएं बनानी है, तो ये सारे वस्तुओं की फैक्ट्रीज डालना,
ये सब का भी उसका काम होता था। फिर उसका संग्रहण करना, उनको बेचना, उनको रखना, उनका काम पे लगाना, जो लोग काम कर रहे हैं उनको वेतन देना वगैरह वगैरह, ये सारा जो काम है ये भी वो कुप्याध्यक्ष का काम होता था। इसमें एक चीज जो इंटरेस्टिंग है कि उसमें बहुत क्लियरली कहा गया है कि ये जो द्रव्य वन, जो आपकी रिसोर्स फॉरेस्ट है, ये जो वन है जहां से आपको ये सारी वस्तुएं मिलती हैं, आपके एसेट्स है ना एट द एंड ऑफ द डे, वो भी उनको अगर कोई काटेगा, वहां के पेड़ों को कोई काटेगा तो आपको दंड मिलता था, अनलेस आपने कोई परमिशन दिया हो, ऐसी कोई परिस्थिति आ गई हो कि उसके अलावा कोई चारा ना हो। तो वेरी क्लियरली मेंशन कि ऐसे अगर जो द्रव्य वन के पेड़ों को काटेगा उसको दंड दिया जाएगा। सो दैट वाज एन इंटरेस्टिंग वन व्हिच आई फाउंड देयर। और क्या, आई थिंक वही, हाँ तो वही ये उसका काम होता था। आई थिंक वी कैन गो अहेड। जो अगला है वो है आयुधागार अध्यक्ष। आयुध मतलब शस्त्र। आज रोहित नहीं है ना, रोहित को नहीं तो मजा आता। आयुध आगार जो आपका शस्त्र का संग्रह जो करेगा, ठीक है, वो शस्त्र का संग्रह जो करेगा, सिर्फ संग्रह नहीं करेगा, बेसिकली वो मैनेज करेगा, आपके जो आपकी आर्मरी है उसको मैनेज करेगा, उसको इंश्योर करेगा कि जो आप जो यंत्र चाहते हो, जो शस्त्र चाहते हो, वो ठीक से बने, कैसे बने, क्या क्या आपको चाहिए, क्यों क्यों चाहिए, किस किस कारणों से चाहिए, किस किस प्रकार के चाहिए, अलग अलग जो शस्त्र हैं उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते थे, कहाँ पर वो ज्यादा उपयोगी होते थे, कहाँ स्टोर करने से वो खराब नहीं होंगे वगैरह वगैरह, और क्या कम है, क्या बनाना है, आपकी सेना कैसी है, उस हिसाब से आपके पास सामान है कि नहीं है वगैरह वगैरह, ये सारा जो काम है वो आयुध अध्यक्ष का होता था। डिफेंस मिनिस्ट्री, एग्जैक्टली, दिस इज लाइक योर डिफेंस मिनिस्ट्री। well not exactly defense ministry but defense ministry का एक भाग which will take care of your artillery, armory and all of that. शस्त्र ordnance, हाँ करेक्ट ऑर्डिनेंस का ना आपने, जी ordnance, हाँ करेक्ट। so it is that part of the defense ministry if at all. ये सारा जो Bofors as a very big example, both that is the another year. बट है, तो ये जो ये चैप्टर है, इसमें ये काम वो क्या करेंगे वो तो है ही, ठीक है, पर इसका जो इंटरेस्टिंग पार्ट है कि चाणक्य एक्चुअली लिस्ट करते हैं कि कौन से अलग अलग प्रकार के मुख्य जो कौन से प्रकार के आयुध होते थे। तो ही टॉक्स अबाउट वेरियस कैटेगरीज, ठीक है, तो कौन से कैटेगरीज है, आई विल जस्ट टेल यू। एक तो थे स्थिर यंत्र। इसमें स्थिर यंत्र मतलब वो यंत्र जो है वो एज इज रहेंगे एंड दे डोंट मूव, ठीक है, वो एक जगह पर स्थित होकर वो बेसिकली जो आपका अटैक या जो भी कुछ है वो करेंगे। इसमें जो थे उनका नाम है सर्वतोभद्र, जामदग्न्य, बहुमुख, विश्वघातिनः, समघातिनः, यानकः, परजन्य वगैरह वगैरह, ठीक है। अब आपको अगर और डिटेल में जाना है कि क्या क्या थे तो यू कैन लुक अप सम डिटेल्स अराउंड इट। वो बेसिकली नाम कहते हैं कि ये सारे हैं। सर्वतोभद्र है समथिंग लाइक अ सिस्टम जो आप एक जगह पर रखो और जो चारों ओर सर्वतोभद्र, हर एक ओर वहां से अटैक हो सके, ठीक है। वैसे ही विश्वघाती में समथिंग कि आपको लगे कुछ हो कुछ जाए वगैरह वगैरह। सो आई डोंट एग्जैक्टली अंडरस्टैंड शस्त्र, सो आई एम नॉट गेटिंग इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, पर अगर किसी को इंटरेस्ट हो, एंड आई एम श्योर जब रोहित ये सेशन देखेगा तो वो तो बहुत सारा कुछ हमको मसाला इंफॉर्मेशन इस बारे में देगा। सो रोहित जब देखो तो प्लीज डू हेल्प अस विद योर नॉलेज ऑन शस्त्र। बट बेसिकली स्थिर यंत्र। फिर चालय यंत्र। चालय यंत्र मतलब जो मूव होगा, जिस यंत्रों को आप मूव कर सकते, जैसे तोपें वगैरह जो है, हाँ ठीक है ना, तो ये सारे यू मूव देम अराउंड एंड यू यूज देम टू अटैक। तो ऐसे चालय यंत्र। चालय यंत्र में आता है पांचालिका, देवदंड, सुकारिका, हस्तिवारका, तालवारका वगैरह वगैरह। तो बहुत सारी ये चीजों का नाम है। फिर इवन जो शतग्नि मतलब तोप। फिर ये जो गदा वगैरह है, ये भी आप उनको मूव करके कर सकते हो ना, यू मूव देम अराउंड बिकॉज यू होल्ड इट, सो दैट आल्सो सॉर्ट ऑफ फॉल्स देयर। उसके अलावा हलमुखानी। हलमुखानी मतलब जो स्पेड्स होते हैं ना, जो ऐसे
शस्त्र जिनका मुंह बहुत पॉइंटेड हो, जैसे अलग अलग किस्म के जो स्पेड्स हैं, दैट विल कम हियर. भाले जिसे हम कहते हैं, तो अलग अलग किस्म के भाले इसमें आएंगे. उसमें भी उन्होंने कितना अलग अलग कहा है, शक्ति, प्राश, कुंत, हातका वगैरह वगैरह. तो तोमर इज भाला एज वी नो, तो उसके भी कितने अलग अलग प्रकार, उन सबका लिस्ट चाणक्य ने दिया है. उसके अलावा धनु, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोज एंड एरोज, उसके बारे में उन्होंने बताया. खंग, अलग अलग किस्म के तलवारें, खंग इज तलवार. फिर शूरकल्प मतलब जिसके जो एजेस है वो बहुत ही शार्प हो, जैसे एक्स, परशु जिसे हम कहते हैं, ठीक है, जिससे हम ऐसे छेदन कर दे कोई वस्तु का. एक्स जैसे कुल्हाड़ी है, वो सारी चीजें इसमें आती है, परशु वगैरह वगैरह. तो उस किस्म के शस्त्र. फिर पत्थर, क्योंकि आप पत्थर भी फेंकोगे ये लोगों पे. फिर आग से रिलेटेड कुछ है, आई थिंक वो तो स्थिर यंत्र है ना, उसी में आता है, स्थिर या आई डोंट नो, वन ऑफ देम, कि मतलब आप वो शताग्नि तो है, तो शताग्नि में तो आग से ही करते हैं. तो इस तरीके से अलग अलग प्रकार के जो शस्त्र है उसके बारे में उन्होंने बताया. फिर अलग अलग प्रकार की शील्ड्स, कवच, क्योंकि वो भी महत्वपूर्ण है. केवल आप अटैक करो ये नहीं, यू हैव टू बी well dressed in the right kind of shield, right kind of cloth as well, your dress as well, जब आप लड़ाई पे जाते हो. साथ साथ आपके जो हाथी, अश्व वगैरह हैं, उनको भी तो आपको सही से वो आर्मर्स उनको जो पहनाते हैं, तो उसके बारे में भी वो बताते हैं कि वो किस किस प्रकार के होते हैं और क्या है. हाँ, आई थिंक यही है. तो ये एक्चुअली चैप्टर में वो डिटेल में देते हैं, तो मैं डिटेल में नहीं जा रही, परंतु आपको अगर रुचि हो तो अवश्य जाइएगा. एंड अगर आपको कुछ पता चले कुछ ज्यादा अच्छे से तो वो बताइएगा, क्योंकि चाणक्य जो है वो ये क्या क्या है, वो हर एक नाम जो उन्होंने दिया उनका डिटेल वो नहीं दे रहे, बिकॉज अपेरेंटली इट मस्ट हैव बीन अंडरस्टूड ना कि ये है कि अच्छा ये होगा, कि इसका अर्थ क्या, इट्स नॉट क्लियर टू मी पर से, क्योंकि मुझे इसका ज्ञान नहीं है, परंतु जो उस फील्ड में होंगे, जो राजा के लिए होगा, उनको तो पता ही होगा. वैसे अभी जी चाणक्य भी तो ये कहते थे, मुझे सब कुछ पता नहीं है, ये चीज के बारे में नहीं जानता, बट दिस इज हाउ इट इज टू बी मैनेज्ड. हाँ, but I think इसके बारे में उनको पता होगा. I'm sure he knows. आर्मरी पर्सन. हाँ, no, but still I'm sure he knows कि कौन से प्रकार के शास्त्र होते थे, वो तो इनको पता होता है. डिटेल नहीं मालूम होगा ना उसको. उन्होंने नहीं, डिटेल पता भी होगा तो उनको आवश्यक नहीं लगा है डिटेल देने का. उस उनको पता भी होगा, पर ये तो एक तो उसके बारे में तो फिर पूरा एक शास्त्र हो जाएगा, है ना, कि कौन से है, कैसे चला. तो दैट्स माय, इसलिए उन्होंने और ज्यादा नहीं बताया, बट ये सर अच्छा ये है, इतना तो पता होना चाहिए. एंड बाकी का आगे का I'm sure the Raja would have known, so that's, I think that's the assumption here. फिर ये अलग अलग किस्म के हथियार हो गए. हाँ, तो ठीक है, so इससे ये चैप्टर भी खत्म हो गया. तो उपाध्यक्ष हो गया, आयुध आगार अध्यक्ष हो गया. हाँ, ऐसा कुछ नहीं लिखा है आभा जी, परंतु प्रजा रक्षा ये सबसे महत्वपूर्ण काम, प्रजा सुख और प्रजा रक्षा राजा का सबसे महत्वपूर्ण काम है. तो अगर रक्षा सबसे महत्वपूर्ण काम है, तो कोष का अच्छा खासा हिस्सा डिफेंस के लिए होता ही होगा. कितना परसेंट वो उन्होंने नहीं बताया कि कितना उसको देना चाहिए, बट हु नोज, आगे जाके तो पूरी युद्ध नीति वगैरह तो आगे आएगी. अभी दिस इज जस्ट द इनिशियल पार्ट ऑफ इट, तो शायद आगे होगा. सो आप कीप दिस इन माइंड, अपन देखते हैं आगे ऐसा कुछ और आता है. तो ओके, इसके बाद का जो 19वां अध्याय है वो है उसका नाम है पौतवाध्यक्ष. पौत मतलब मापना, जो हम बैलेंसेस, वेइंग, तुला, इसकी जो बात कर रहे हैं, एक तो वो ठीक है कि द वेइंग सिस्टम, कि आप जो बैलेंस आपका है, जो तुला है, जो सिस्टम, जिस तरीके से भी आप माप गणना करो, वेइंग करो वगैरह वगैरह, दैट इज वन. पर साथ साथ स्टैंडर्ड वेट्स कितने हो, जैसे आज हमको अगर हमको 1 किलो मतलब क्या, तो वी नो, अच्छा ये 1 किलो का स्टैंडर्ड है, दिस इज 1 किलो, हर जगह 1 किलो उतना ही होगा, है ना, दैट इज स्टैंडर्डाइज्ड अक्रॉस. तो ये स्टैंडर्डाइजेशन की समझ तब भी थी, क्योंकि इतना सोफिस्टिकेटेड ट्रेड कॉमर्स तभी था, है ना, तो ये तभी भी थी. तो उसके लिए एक पूरा डिवीजन उसके लिए, फॉर ensuring there is standard measurement and for मेकिंग दोज बैलेंसेस. जैसे हमने देखा ना कि
जो इवन जो दुकानदार है वो अपने मर्जी से जो भी मन में आए वजन नहीं यूज कर सकते। उनको एक स्पेसिफिक जगह जो पौधाध्यक्ष है उसके पास से ही लेना पड़ेगा और उसको वापस देना पड़ेगा, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एंड स्टैंडर्डाइजेशन आज भी है, वेरी राइट, इवन टुडे भी हैव दैट, और वो तभी भी था। वो कैसे करो? फिर उसमें वो बेसिक मेजरमेंट्स देते हैं, ठीक है। तो वो बेसिक मेजरमेंट्स मैं सारा तो नहीं लूंगी बिकॉज इट्स वेरी डिटेल, सो यू कैन लुक इट अप, पर जस्ट थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करने के लिए ताकि आपको पता चले कि वो कैसे सोचा है हमारे पूर्वजों ने इसके बारे में, ठीक है। तो पेज नंबर 175 175 19वां अध्याय 19th अध्याय सेकंड श्लोक सेकंड वर्स, धान्य माशा दश दश सुवर्ण माशकः पंचवा गुंजा। तो वो बेसिकली अभी एक माश, सुवर्ण का एक माश अगर आप वजन करो तो माश करके, जैसे अब हमारे अलग अलग केजीज वगैरह वगैरह होते हैं, वैसे एक जो माप है वो है माश। तो सुवर्ण का एक माश मतलब क्या, मतलब आप कैसे समझो? तो कहते हैं 10 उड़द के दाने, 10 उड़द के जो दाने हैं उनका जितना वेट होगा उतना एक माश सुवर्ण का होगा, ठीक है। तो नाउ यू कैलिब्रेटिंग, और उतना अगर आप वेट बनाओ लोहे का या ये पत्थर का या जो भी है ना, कि 10 उड़द दानों का एक वो बनाओ, विच इज ना उस हिसाब से उतना सोना इज एक माश। या फिर 5 गुंजा, तो गुंजा करके ना देयर इज समथिंग लाइक अ बेरी, तो वो बेरी का ये जो 8 उड़द के दाने एक्चुअली उसका और वो 5 गुंजा का ऑलमोस्ट सिमिलर वेट होता है, तो वो यूज करके आप एक माश करो। फिर ते षोडश सुवर्णा करशो, फिर बेसिकली वो एक बार आप मिनिमम स्टैंडर्ड लगा दो, मिनिमम वेट कर दो, फिर तो आप उसको ज्यादा ज्यादा करके पूरा आपका स्केल बना सकते हो, है ना। 8 चावल की एक रत्ती, एक्चुअली ये चावल की, हाँ तो ये आ रहा है गुंजा इस रत्ती, तो गुंजा एक्चुअली वो 5 कह रहे हैं कि एक माश इज 5 गुंजा। पर ये जो चावल की रत्ती की आप बात कर रहे हो, इनफैक्ट मेरे को लगता है अभी 1-2 जनरेशन पहले तक भी हम ये टर्म्स यूज करते थे। तो चावल का कैसे यूज हुआ है? विंशति तांडुलः, तांडुल मतलब राइस, चावल, ठीक है। विंशति तांडुलः वज्र धारणम, सुवर्ण के लिए मिनिमम इज माश, माश अर्धमाश वगैरह वगैरह है। वज्र मतलब डायमंड, डायमंड का जो मेजरमेंट है वो धरण, धरण में होता है, ठीक है। दैट मिनिमम इज धरण। विंशति तांडुल 20 चावल के दानों का एक धरण होता है। उस एक धरण से आप जो मिनिमम वेट जो भी है वो आप सेट करते हो डायमंड, ठीक है। एक्चुअली हार्मोनली इंजेक्टेड जो है आभाजी, वो तो बहुत ज्यादा स्टैंडर्डाइज हो जाते हैं आजकल। जो नेचुरल है, जो प्राकृतिक है, उसमें वैरायटी होती है। जो हार्मोनली वो तो एक सारे एक जैसे आप कर सकते हो, दे आर मोर यूनिफॉर्म, तो इनफैक्ट इट कुड एक्चुअली वर्क। And innovative in the sense, actually, I think this is how the way things started, because you need a frame, right? You need a frame of reference. तो ये frame of reference ऐसे basically वस्तुओं को लेके किया गया कि आप कैसे करो। तो 20 विंशति तांडुल 20 राइस के जो चावल के दाने उससे एक धारण। अच्छा, फिर वो आगे धारण को बाकी मेजरमेंट से भी करते हैं, जैसे अष्टाशीति गौर सशर्पा। अष्टाशीति मतलब 80 जो तिल होते हैं ना, तिल जो सफेद तिल के दाने, वो आप 80 तिल के दाने लो, उसका जितना वजन होता है वो एक रुपया, रुपया मतलब सिल्वर। तो सिल्वर का जो मिनिमम मेजर, उसको भी माश कहा गया है, वो 80 तल के दानों से होता है, दैट इज 1। एंड 16 माश इज देन 1 धरण, दैट इज 1 धरण, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 20 राइस के दाने, ठीक है। तो इस तरीके से वो बेसिक स्केल जो है, बेसिक रेफरेंस पॉइंट जो है वो सेट करते जा रहे हैं। ऐसे तो और बहुत कुछ है। फिर वो पूरी स्केल बनाते हैं कि सुवर्ण के लिए क्या होगी, अर्धमाशक, तो मिनिमम इज अर्धमाशक, माशक 2 चत्वार 2 4 वगैरह वगैरह, ऐसे करके वो बढ़ते जाता है।
उसी तरीके से जो वज्र जो डायमंड के लिए करते हैं, जो बेसिकली बाकी जो जेम्स है, बाकी ये जो मणि वगैरह, उन सब में आप वो यूज करोगे, उसका भी आप ऐसा पूरा स्केल करो, अर्धधारण, अर्धधरण, धरण, द्वौ, चत्वारी, 2, 4 वगैरह वगैरह। जैसे हमारा पूरा स्केल होता है ना आज भी, 50 ग्राम, फिर 100 ग्राम, फिर 500 ग्राम, उस तरीके से वो पूरा स्केल बता रहे हैं। फिर वो कहते हैं 11वां, प्रतिमानानि अव्योमयानि मागध मेकल शैलम यानी वा न उदक प्रदहाभ्याम वृद्धि गच्छेयुः उष्णेन वा ह्रासम्। तो वो कहते हैं कि ये आपने स्केल बनाया, अब आपको ये स्केल वेट्स का, तो आपको कुछ वेट्स बनाने पड़ेंगे। तो आपको वेट्स किससे बनाओ? प्रतिमान इज वेट, अयोमनानी मतलब लोहे के जो वेट्स हैं आप कौन से बनाओ? मागध, जो बिहार आज का एरिया है, ठीक है, दैट मागध एरिया, या मेकल या मागध एरिया जो है, वहां पर जो आपको लोहा मिलता है या वहां के जो आपको पत्थर मिलते हैं, उनकी क्वालिटी सबसे उत्तम है। वो कहते हैं क्यों उत्तम है? क्योंकि वहां का जो लोहा या वहां का जो पत्थर अगर आप लो तो वो न उदक प्रदेहाभ्याम, पानी से उसका वजन बढ़ता नहीं है, ठीक है, और उष्ण गर्मी से उसका वजन कम नहीं होता है। तो आपको वेट्स ऐसे वस्तु का बनाना होगा ना जो नेचुरल, ये जो सीजनल चेंजेस वगैरह में उनमें कम से कम फर्क पड़े, उतने का उतना रहे, नहीं तो कुछ चेंज हो गया, उसी का वजन बढ़ जाए और आपका जो स्केलिंग पूरा है वो गलत हो जाए। तो कह रहे हैं इसलिए ये जो मेकल और मागध के जो पत्थर और अयोमा बेसिकली इज लोहा, तो वहां का आप यूज करो। तो वो भी बताते जा रहे हैं कहाँ का अच्छा है और क्यों अच्छा है। फिर आगे चल के वो एक तो अभी उन्होंने वजन की बात की, दूसरा अब वो लेंथ की बात करें, नहीं सॉरी, लेंथ की नहीं बात करें। इसके बाद का जो पूरा पार्ट है ना कि वो आप तुला को कैसे कंस्ट्रक्ट करो, आप जो वेइंग सिस्टम है उसको कैसे करो, कि किस तरीके से आप उसका लेंथ कितना होना चाहिए, उसका ब्रेथ कितना होना चाहिए, लेंथ कितना होना चाहिए, उसका ऊपर का जो है वो कितना होना चाहिए, किस तरफ कितना वजन आप डालो, किस तरफ वो कैसे होगा, फिर उसका आप कैलिब्रेशन कैसे करो, ठीक है, ये सब उन्होंने बहुत डिटेल में दिया हुआ है। तो आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल, आप पढ़ लीजिएगा ऊपर। तो विच इज द होल थिंग इज अबाउट तुलाएं कैसे बनाए, बैलेंसेस कैसे बनाए। वो बैलेंसेस में भी 2-3 प्रकार के हैं, एक तो तुला, नॉर्मल तुला, देन देयर इज समृद्धि नामक कुछ और है, फिर देयर इज वन मोर। तो उसके भी वो 2-3 प्रकार बता रहे हैं कि किस किस प्रकार के वेइंग मशीन्स होने चाहिए और उनका क्या क्या स्केल होना चाहिए, कितने स्केल तक आप कर सकते हो। तो उसका उन्होंने बहुत सारा डिटेल्स दिया हुआ है। देन द इम्पोर्टेंट पार्ट, दिस इज प्रॉब्ली द लास्ट थिंग आई से टेक, पेज नंबर 178 वर्स 51। अगेन आप देखिए, तभी जैसा था आज भी वैसे ही है, ठीक है, इनफैक्ट तभी और ज्यादा था। चातुर्मासिकम प्रतिवेधनिकम कार्य, हर 4 महीने में आपके जो वेइंग मशीन्स है, जो वेइंग यंत्र है, वजन करने के, मापने के जो यंत्र है, उसको आप ये करोगे, क्या कहते हैं, इंस्पेक्ट करोगे, सही है कि नहीं, ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और आप उसको स्टैम्प कराओगे हर 4 महीनों में। अगर आपका पर्सनल है तो आप, अगर आप व्यापारी और आपके पास है तो आप हर 4 महीने वो पोतवाध्यक्ष के पास जाकर उनसे स्टैम्प करा के लाओगे। और अगर नहीं करते हो तो इससे आगे जाके आपको पेनाल्टी भरनी पड़ेगी, ठीक है। और क्योंकि आपको ये सर्विस दे रहा है पोतवाध्यक्ष, तो यू पे अ टैक्स टू दैट, इज टैक्स हो गया, यू पे अ स्मॉल प्राइस फॉर दैट, जिस लाइक एक काकनी हर महीने आप कुछ भी बताओ। तो ये भी प्रोसेस है कि एक बार हो गया नहीं, every 4 months you have to keep tracking, you have to keep inspecting, get them recalibrated if required, get them stamped if required, ताकि जो आपका वजन है वो उतने का उतना रहे, recalibrated, certified, exactly। I think ये वजनों में भी होता होगा बड़े इसमें। तो पूनम जी कह रहे हैं कि पेट्रोल पंप्स do that, actually ये तो होता है ना, बहुत सारी चीजों में ऐसे होता है कि यू हैव टू गेट देम रीसर्टिफाइड वगैरह। आई थिंक कार्स वगैरह में भी होता है, टू एंश्योर कि वो बहुत ज्यादा खराब तो नहीं हो गए, उनका भी देयर इज सर्टेन पीरियड विद व्हिच यू हैव टू गेट देम इंस्पेक्टेड एंड स्टफ। तो उस समय भी यही प्रोसेस था
और ये वेट्स के लिए स्पेशली। तो अगेन जस्ट इमेजिन द सोफिस्टिकेशन। हमको लगता है आज की बात है, हम ये उस एरा की बात कर रहे हैं जो कम से कम 2-2.5 साल पहले का है, 2-2.5 वर्ष पहले के संस्कृति, वर्ष पहले के टाइम की हम बात करें, and the continuity that we have even now. हाँ, jewelers have to do that, very right. Jewelers have to get their weights and stuff checked and recalibrated. Anyways, तो यहाँ पे आज हम समाप्त करते हैं, पर बिफोर वी क्लोज किसी को और कुछ कहना है, कुछ शेयर करना है तो आप बताइए। 5 मिनट है, 5 मिनट में क्लोज करेंगे। नहीं अमित जी, अभी भी when we refer to diamond or gold, we refer it as in carats. 24 कैरेट का है, और when we talk about diamonds, उसका cut clarity carats देखते हैं. Carats is really actually. तो वो एक्चुअली वो जो इससे पहले के चैप्टर्स हमने देखे ना, वो गोल्ड स्मिथ वाले, जो हम डिटेल में नहीं गए, उसमें एक्चुअली ये सब दिया हुआ। तो वज्र का तो मैंने बात भी किया था कि उसके कलर्स अलग अलग, कट्स अलग अलग, वो तभी भी थे, मतलब वो तभी थे। इवन सोने का वो कहते हैं कि इतना शुद्धि वगैरह, आप ऐसे मिक्स करो तो ऐसा होगा वगैरह। तो वो कैरेट का फंडा, कैरेट वर्ड नहीं हुआ, बट द फंडा उन्होंने उसमें दिया हुआ है, जो हमने शुरुआत में जो सुवर्ण अध्यक्ष वगैरह जो रिलेटेड है ना माइंस और मेटल, उसमें एक्चुअली ये डिटेल में दिया हुआ है, ये तभी भी है। ये 8 चावल वाला तो फंडा सब हमारी मम्मी वाज ओवर zealous टीचिंग मी, आई वाज द फर्स्ट चाइल्ड, तो वो सब हमको 3rd ग्रेड में सिखा दिया, जिसकी कभी जरूरत नहीं पड़ी। पर वो याद रह जाता है, when you memorize without understanding, it's like ओके, ठीक है। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। आज प्रार्थना बोलने के लिए कोई वॉलंटियर करेगा? राजेश, आज हम करने की कोशिश करते हैं। जी जी अवश्य, प्लीज जी। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति। एक ओंकार का चयन करेंगे, डीप इनहेल एंड चैंट ओम एज यू एक्सहेल। धन्यवाद, मिलते हैं अगले हफ्ते। कदाचित अगले सप्ताह का सेशन रविवार को हो, पर अभी मेरा कुछ प्लान पक्का नहीं हुआ है। कदाचित रविवार को, नहीं तो मैं बता दूंगी, नहीं तो शनिवार को ही कंटिन्यू करें। कूलियो, ठीक है, आओ जो, नमस्ते।